जय हिंद एवरीवन। तो जरा सा ये वीडियो को जरूर देखिए। तेरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता? अब ये वीडियो से आपको क्या समझता है? ये वीडियो में हम लोग ने देखा कि किस तरीके से जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं 2022 बैच की, जिनका नाम है अंजना कृष्णा, तो वो एक महाराष्ट्र के इलाके में जाती है जहां पर इलीगल माइनिंग चल रहा था, और किस तरीके से एनसीपी लीडर ने अजीत पवार जी से बात करवाया। तो कहीं ना कहीं हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनका कम्युनिकेशन किस तरीके से हुआ था, और कहीं ना कहीं जो ये आईपीएस ऑफिसर थे किस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेट किया, किस तरीके से उन सिचुएशन को हैंडल किया। उनके लिए एक सैल्यूट तो हमेशा बनता है। अब चलिए हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी सिविल सर्वेंट्स के साथ साथ जब पॉलिटिशियंस का इस तरीके से कनेक्शन होता है या किस तरीके से उनका जब प्रेशर डाला जाता है तो क्या क्या इंपैक्ट उन पे आता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो जो अंजना कृष्णा जी थे वो रूल ऑफ लॉ और वीआईपी कल्चर के बीच में फंस गए। अब जैसे कैसा होता है आपको पता रहेगा, हमारे भारत में रूल ऑफ लॉ चलता है, जैसे हमारे यहाँ पर कानून से बड़ा कोई नहीं है। बट कहीं ना कहीं कैसा होता है जब आप लोग पूरा दिन रात पढ़ाई करके सिलेक्ट हो जाते हो और कहीं ना कहीं उसमें आप देखते हो कि कहां पर हमको लॉ फॉलो करवाना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो वीआईपी कल्चर है तो उसके बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमेशा देखी जाती है कि जहां पर अगर कोई हमसे सुपीरियर रहेगा तो हम पे प्रेशराइज करना बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग कह सकते हैं मिसयूज ऑफ पावर। किस तरीके से पावर का मिसयूज किया जा रहा है कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं या आप अगर एक अच्छे नेता बन चुके हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रेशर किस तरीके से डालते हैं जो सिविल सर्वेंट्स रहते हैं। और सिर्फ एक ही केस नहीं है, बहुत सारे केसेस आप लोगों ने इंडिया में देखा रहेगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेन लीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करते हैं सिविल सर्वेंट्स को। और एक चीज हम लोग ना इसके वीडियो के लास्ट में ये भी देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से अंजना कृष्णा जैसे बन सकते हैं या किस तरीके से आप एक आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो वीडियो में जरूर बने रहना। अब अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग जानते रहोगे जो ये आईपीएस ऑफिसर बनते हैं तो कहीं ना कहीं दिन रात पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और कहीं ना कहीं अगर आप इतनी मेहनत करके सिलेक्ट हुए रहोगे और जब आप वर्क करने जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी भी एक डिग्निटी होती है। एज अ सिविल सर्वेंट क्या होता है, आपकी भी एक डिग्निटी होती है। तो कहीं ना कहीं उस पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ जाता है कि यार हम लोग इतना टाइम तक पढ़े थे और हम लोग ने इसको एग्जाम को इतना क्लियर किया, और कहीं ना कहीं लीडर्स हमको इतना परेशान करे तो कहीं ना कहीं हम लोग की जो डिग्निटी होती है वो रिस्पेक्ट होती है कहीं ना कहीं चली जाती है। और बहुत बार ऐसे केसेस हुए थे कि जब कोई सिविल सर्वेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर में आके उन्होंने रिजाइन भी दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक हम लोग की डेमोक्रेसी की थोड़ी सी ब्लैक सच्चाई है जो आप लोगों को भी पता रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो हम लोग की इंटीग्रिटी होती है और कहीं ना कहीं कंप्लायंस प्रेशर का मतलब क्या हो जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सिविल सर्वेंट्स पे एड ऑन करती है तो कहीं ना कहीं हम लोग की इंटीग्रिटी डिग्निटी खराब होती है। तो इसको आप आगे देखते हैं किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट इसको प्रॉपर तरीके से बात करेगी, इंडिकेट करेगी क्या क्या चीजें इसमें सॉल्यूशन ला सकते हैं। अब चलिए हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से आप एक आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो चलो रेडी हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब अगर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे अगर आपको एक आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको क्या करना होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो हमारा आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और भी एग्जाम्स कराती हैं, और अगर इसमें देखेंगे तो एक एग्जाम आता है हमारा सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब अगर हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे तो एग्जाम जो होता है बेसिकली 3 फेजेस में होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी रहती तो आपको अभी जानकारी हो जाएगी अच्छी तरीके से। अगर हम लोग देखेंगे तो 3 फेजेस में होता है। पहला जो होता है हमारा फर्स्ट फेज, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फेज, वो बेसिकली होता है हमारा प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स जो होता है तो आपको सबसे पहले याद रखना रहेगा ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव बेस, जैसे हम लोग कहते हैं ना एमसीक्यूज बेस वगैरह होता है, तो जैसे ये ऑब्जेक्टिव बेस में होता है। और करीबन अगर इसमें देखेंगे तो 2 पेपर्स होते हैं, एक होता है हमारा GS1, एक पेपर होता है हमारा GS2। अब अगर हम लोग GS1 GS2 के बारे में बात करेंगे तो GS1 जो हमारा हो जाता है उसमें करीबन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर बाद में इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इस तरीके से उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे GS1 जो हमारा होता है इसका 200 मार्क्स का ये होता है। सबसे पहले तो आपको याद रखना रहेगा इसका मार्किंग कैसा होता है। ये 200 मार्क्स का होता है, और कहीं ना कहीं इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं, दैट मींस ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें GS2 में तो GS2 को बेसिकली बोला जाता है सीसेट। अब सीसेट क्या हो जाता है हमारा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसमें आपको याद रखना रहेगा इसमें आ जाते हैं हमारे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें GS2 कितने मार्क्स का होता है
तो GS2 भी जो होता है हमारा 200 मार्क्स का होता है, बट इसमें थोड़े से चेंजेस क्या रहते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब ईच क्वेश्चंस कैरी 2.5 मार्क्स। तो आपको ये अच्छी तरीके से पहले अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें कहीं ना जो ये ऑब्जेक्टिव बेस है, तो इसमें ना 1/4 मार्क्स जो होते हैं, 1/4 मार्क्स वो जो होते हैं वो हमारे क्या आ जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होते हैं। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना रहेगा। अब आपको इसमें एक और क्लियर करना रहेगा, GS2 जो रहता है इसमें आपको लगभग 66 मार्क्स लाना रहता है। अगर आपने 66 मार्क्स ला दिया तो आपका GS2 क्वालिफाई हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हम लोग अगर देखेंगे GS1 तो इसका कट ऑफ अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहता है। अब जैसे अगर हम लोग देखेंगे, अगर पेपर जो आया रहेगा वो अगर थोड़ा सा हार्ड लेवल का आया रहेगा तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ रहेगा वो कम जाएगा, और अगर पेपर इजी आया रहेगा तो उसका जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, हाई मार्क्स चलाता है। तो ये पहला फेज हम लोग का प्रीलिम्स वाला क्लियर होता है। तो आप लोग अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अभी मेंस और इंटरव्यू के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो बने रहिए। चलिए, अगर आपने अभी प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, जो कि रिजल्ट 1 महीने बाद या 2-3 हफ्ते में आ ही जाता है। अब अगर हम लोग देखेंगे मेंस में, तो मेंस में आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा मेंस होता है उसका जो पेपर पैटर्न होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है। और मेंस में आपको याद रखना रहेगा ये टोटल मार्क्स का होता है 1750। जैसे प्रीलिम्स आपको क्लियर हो रहेगा, प्रीलिम्स 200 मार्क्स का मतलब 400 मार्क्स का होता है, लेकिन उसके मार्क्स एड ऑन नहीं होती, आपको अच्छी तरीके से याद रखना रहेगा। और अगर हम लोग मेंस देखेंगे तो 1750 मार्क्स के हो जाते हैं। अब अगर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो मेंस में ना 9 पेपर्स होते हैं, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। मेंस जो होता है वो 9 पेपर्स होते हैं। इसमें से 2 होते हैं लैंग्वेज बेस, 2 जो पेपर हो जाते हैं हमारे वो होते हैं लैंग्वेज के। लैंग्वेज के मतलब एक इंग्लिश कंपलसरी रहेगा और बाकी आप अपना जो भी लैंग्वेज रहेगा चूज कर सकते हो। अब अगर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो बाकी जो 7 पेपर्स बचेंगे उसमें से एक पेपर जो हो जाता है हमारा वो होता है ऐसे का, एक पेपर हो जाता है ऐसे का। अब आपको याद रखना रहेगा ये जो 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं इसके मार्क्स होते हैं 300 मार्क्स अलग अलग, मतलब 300 मार्क्स के क्या होते हैं, अलग अलग 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। और जो ऐसे वगैरह होते हैं ऐसे हमारे हो जाते हैं 250 मार्क्स के। फिर इस बाद में जब आपका ऐसे हो जाता है तो आपको GS1, GS2, GS3, GS4 इस तरीके से आपको और 4 पेपर देखने मिलते हैं। अब अगर हम लोग 4 पेपर और इसमें अंडरस्टैंड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाता है, अब जैसे ये जो चारों मार्क्स के पेपर रहते हैं इसके हो जाते हैं 250 मार्क्स, मतलब सेम पैटर्न रहता है। तो आपको याद रखना रहेगा। और GS1, GS2, GS3, GS4 में आपको GS1 में जैसे हिस्ट्री वगैरह देखने मिल जाता है, हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा। GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, GS3 में इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और GS4 हो जाता है हमारा एथिक्स वगैरह का। और इसमें एक और चीज याद रखना रहेगा, 2 पेपर जो होते हैं वो होते हैं हमारे ऑप्शनल के। अब ऑप्शनल आप लोग अपने मन से चूज कर सकते हैं, जो भी हम लोग यूपीएससी ने दिया रहेगा तो आप लोग अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। और जब ये आपका पूरा हो जाता है, जब आप लोग ये पूरा पेपर दे देते हो, फिर इसके बेस पे आपको क्या होता है, इंटरव्यू कॉल आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए रहेंगे तब आप क्या हो जाते हो, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। अब मेंस के भी अलग अलग क्या लगते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स लगते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने उतना स्कोर किया है, जैसे अगर इसमें देखेंगे तो अगर आपका 50% भी मार्क्स आ रहा है ना अगर पूरे यूपीएससी में, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा मेंस का हो जाता है। अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं इंटरव्यू किस तरीके से होता है। चलिए, अब आपका जब मेंस क्लियर हो जाता है तब आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। आपको एक इंटरव्यू कॉल आता है। इंटरव्यू बेसिकली जो होती है हमारी यूपीएससी बोर्ड लेती है, जो न्यू दिल्ली में होती है। अब कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें इंटरव्यू का मार्क्स कितना होता है, तो इंटरव्यू का मार्क्स होता है 275। तो 275 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू होता है। और कहीं ना कहीं जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा रहेगा कि इंटरव्यू में कुछ भी पूछ लेते हैं, ऐसा बोला जाता है, ऐसा नहीं होता। जो सब्जेक्ट दिया रहेगा, जो आप लोग ने डेफ दिया रहेगा, उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो मेंस के मार्क्स और साथ ही साथ हमारे क्या हो जाते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स। अब अगर टोटल मिला ले तो ये हो जाते हैं, टोटल जो हमारे पेपर होता है वो होता है 2025 मार्क्स का। अब ये जब प्लस हो जाता है, ये जब हमारा प्लस होता है तब आपका क्या होता है, रैंकिंग लगता है। तब आपका रैंकिंग लगता है। अब अगर हम लोग बात करें, अगर आपको किस तरीके से आईएएस की पोजीशन मिलती है, किस तरीके से आईपीएस की पोजीशन मिलती है, अगर आपका 100 के अंडर है, अगर आप 100 के अंडर आए हो रैंक आपका, तो कहीं ना कहीं आपको आईएएस की पोजीशन मिल जाती है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। क्लियर हो गया। और अगर आप 100 के ऊपर, मतलब अगर हम लोग 100 से लेके 200 या 230 तक अगर जाएंगे, तो इस बीच में अगर आपका रैंक आया रहेगा
तब जाके आप लोग क्या बनते हो, एक आईपीएस ऑफिसर बनते हो। तो ये रैंक लाना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो आराम से ये हो जाता है। अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में आपने पढ़ा, अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आपने पढ़ा तो ये आप क्या कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। तो यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी और इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन सारी क्लियर हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहेगा। अगर आपको समझा रहेगा तो अगर आप नए आए रहेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखना और मुझे जरूर बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से अच्छी लगी और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।